हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 28 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप सेशन, जो कि आप जा सकते हो हमारे जो करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पर जाके आप कभी भी फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप सेशन को डिस्कशन कर सकते हो। देखो, एक किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि सर उनको ऑफलाइन मेंटरशिप नहीं मिल पाई किसी वजह से। ठीक है, डोंट वरी, मैंने टीम से मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। आपका जो भी इशू होगा आप उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करवा दी जाएगा और आपको मेंटरशिप डेफिनेटली मिलेगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मेंटरशिप बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें कहीं ना कहीं अपने जो भी इश्यूज होते हैं इस एग्जाम के अंदर उनको सॉल्व करवाने के अंदर। तो आप यहाँ पर हमारे सेशन सेंटर के अंदर जाके अपने इन इश्यूज को रिजॉल्व करवा सकते हो। राइट। आप आज की द हिंदू न्यूज़पेपर यहाँ पे देख सकते हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिनको आज हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। देखो, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था बोर्नियो के बारे में। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, पहले भी हमने डिस्कशन करी हुई है इसके रिगार्डिंग। देखो, दरअसल में क्या है, ये इंडोनेशिया का नया कैपिटल प्लान है। आप जानते हो ना कि पहले मतलब इनकी कैपिटल जो जकार्ता थी वहां से वो शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रपोज साइट है ना वो ईस्ट कालीमंतान बोर्नियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसका नाम भी आप सभी जानते हो, ठीक है, क्या नाम है इसका? द आंसर इज नुसांतरा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए। रीजन क्या है इसके पीछे का सर शिफ्ट होने का? देखो, शिफ्ट होने का मैं रीजन आपसे कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, फ्लडिंग यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह के 4-5 प्रॉब्लम्स हैं, ओवर क्राउडिंग हो गई है, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एंड इस वजह से इनको यहाँ पे रिलोकेट करता हुआ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब कल के लिए मैं आपको एक प्लेस बता रहा हूँ, चितवन नेशनल पार्क। ये बताओगे कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, और इसके बारे में क्यों ये न्यूज़ में थी अभी, तो ये चीज़ें आप मुझे बताओगे। इसके अलावा ना, अगर आपको कोई लगता है, आप में से किसी को कोई फील होता हो कि सर ये वाली प्लेसेस इन न्यूज़ हमने या फिर या ये वाली पर्टिकुलर चीज़ आप रिवाइज करवा दीजिए, मुझे नीचे कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, तो नेक्स्ट डे का होमवर्क मैं वो दे दूंगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कहीं ना कहीं मुझे साथ कोऑर्डिनेट किया करो। कुछ भी आपको लगे कि नहीं सर ये वाली चीज़ मुझे नहीं पता थी, इसको आप होमवर्क दे दीजिए, तो नेक्स्ट डे मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस तरह से वी कैन वर्क अराउंड अ बिट एज वेल। राइट। हाँ, आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है फर्स्ट फेज ऑफ कोची वाटर मेट्रो। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि पहली सबसे वाटर मेट्रो इंडिया की कहाँ पर है, तो ध्यान क्या रखना है कि सर ये कोची में है। देखो, अब इसको पहली बात तो मेट्रो क्यों बोला जा रहा है। देखो, आप नोटिस करो पहले तो इसकी, आप जो ये शेप वगैरह इसको नोटिस करो, तो आप रियलाइज करोगे कि सर ये तो जैसे मेट्रो के एक डब्बा नहीं होता, जैसे मेट्रो के एक बोगी होती है, बिल्कुल उसकी तरह नहीं दिखता। बिल्कुल। और यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, हम फीडर सर्विस की तरह इसको यूज कर रहे हैं। सर उसका मतलब क्या है, कहने का मीनिंग क्या कि हमारे कोशिश है कहीं ना कहीं लास्ट माइल कनेक्टिविटी की तरफ। फीडर सर्विस आप जानते हो ना कि एक मान लो कोई छोटा वो होता है, वो छोटा एक कहीं ना कहीं एक बड़े वेसल के साथ वहां तक चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरह की चीजें हो गया। बाकी इसका जो पूरा पूरा अंदर देखने वाला है वो भी काफी हद तक आपको मेट्रो से ही इंस्पायर्ड मिलेगा। राइट। तो इन सभी रीजंस की वजह से आप नोटिस कर पाओगे कि ये इनको नाम दिया जा गया है फर्स्ट वाटर मेट्रो। और इनका जो डिजाइन है ना, वो डिजाइन भी इस तरह से है जैसा कि वहां की जो कोची मेट्रो है। आप सभी ने दिल्ली मेट्रो तो देखी होगी ना, या फिर जहां भी आप रहते हो, ठीक है, उसी तरह से कोची मेट्रो है। तो कोची मेट्रो में भी वैसे ही आपको देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा अगर इसके बारे में और डिस्कस करें, ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया गया है मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ और इसको इंप्लीमेंट किया गया है बाय कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जहां पर जर्मन फंडिंग एजेंसी ने भी थोड़ी असिस्टेंस दी है। ये ऑपरेट कहाँ पे करेगी? कोची के बैक वाटर्स के अंदर, जो नियरली आसपास के 10 आइलैंड्स को यहाँ पे कनेक्ट करेगी। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि दरअसल में ना ये बहुत ही एडवांस तरह से इसको बनाया गया है। पहले अगर आप एक बोट की बात करते हो, तो बोट्स अक्सर ना आपका इमेज अगर दिमाग में आएगी, काफी थोड़ी खराब इमेज दिमाग में आएगी, बट नहीं। यहाँ पे आप पिक्चर में देखो ना, कितनी बढ़िया यहाँ पे इन्होंने बनाई है। यहाँ पर एसी लगा हुआ है, ठीक है, एयर कंडीशनड है, ठीक है, बैटरी पावर्ड है, हाइब्रिड है, ठीक है, और डिसेबल्ड फ्रेंडली है। तो ये सारे अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊपर से ना ये जो बोट्स हैं, ये बहुत ही छोटी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। जो ट्रेडिशनल फेरीज है बहुत बड़ी बड़ी वेव्स प्रोड्यूस करती थी, और इस वजह से थोड़ा इन्वायरमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट उनका ज्यादा था। इस पर्टिकुलर वाटर मेट्रो का कोई ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा। काफी नॉन पोल्यूटिंग है, बैटरी से चलती है, नॉइस फ्री है, तो ये सारे अलग अलग बेनिफिट्स के देखने को मिल जाएंगे। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे और अप्रोक्सीमेटली 76 किलोमीटर कवर किया जाएगा। 38 जेटीज हैं और 78
बोट से यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। फीडर सर्विस के बारे में मैं बता चुका हूँ, क्या क्या चीजें इन्होंने मेट्रो से इंस्पायर्ड है, कि यहाँ पे जैसे एंट्री और एग्जिट गेट्स होते हैं, बोट टर्मिनल्स होते हैं, टिकट काउंटर होते हैं, सारे मेट्रो स्टेशन पे देखने को मिलते हैं ना आपको, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जीरो शेडो डे। अब इसको समझ लेते हैं। देखो, आप जब कहीं ना कहीं मान लो यहाँ पे खड़े हो और सामने आपके यहाँ यहाँ पे कहीं सन है, तो आपके पीछे शेडो पड़ेगी ना, बिल्कुल पड़ेगी। पर कई टाइम ऐसे भी आते हैं कि सन आपके बिल्कुल ऊपर आ गया और उस वजह से क्या होता है कि आपकी बिल्कुल शेडो नहीं पड़ती। आप देखते हो ना, दोपहर के टाइम बहुत कम शेडो पड़ती है। पर जब हम बात करते हैं जीरो शेडो डे की, यहाँ थोड़ा समझना जरूरी है। देखो, समझने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है और यहाँ से आप जानते हो इक्वेटर है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पे क्या देखने को मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यही होता है। बिल्कुल सर। अब होता क्या है ना, जो हमारा सन है वो बस इसी के बीच में घूमता है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे ना कि कैंसर के बियॉन्ड जो सन है वो नहीं हमें देखने को मिलता, वहां पे फिर स्लांटिंग रेज देखने को मिलती है। तो मूवमेंट बेसिकली इस बीच में होती है। तो एक टाइम ऐसा भी आता है, बेसिकली दो टाइम रदर आई शुड से, टाइम्स ऐसे भी आते हैं जहां पर क्या होता है ना, कि अगर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो, मान लो यहाँ पर हो, तो सन आपके बिल्कुल वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और उस वजह से क्या होगा, मतलब सन बेसिकली अपनी जेनिथ पोजीशन पे होगा, अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होगा इन द स्काई। और उस टाइम पर आपकी बिल्कुल शेडो नहीं बनेगी, उसको बोलते हैं क्या, जीरो शेडो डे। गेटिंग द पॉइंट। धूप होगी, सन निकला होगा, पर सन अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होगा उस दिन के ऊपर, और उस टाइम पर आपकी कोई शेडो कास्ट नहीं होगी। और उस टाइम के ऊपर सोलर नून के टाइम पे, तो वहां पर उस चीज को बोलते हैं जीरो सोलर डे। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि वही पोजीशंस कहीं ना कहीं जीरो शेडो डे एक्सपीरियंस करेंगी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होंगी। सर ऐसा क्यों? अरे अभी तो बताया, सन सिर्फ इसी बीच में अपने डायरेक्ट रेज को देता है, मतलब बिल्कुल जो वर्टिकल रेज होती हैं, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल जो उसके डायरेक्ट रेज आती हैं, बाकी जगह तो स्लांटिंग रेज जाती हैं। तो यही हमें सिर्फ जीरो शेडो डे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में देखने को मिलेगा। तो अगर कोई रांची के नॉर्थ में जगह है, आप जानते हो ना कैंसर जो है वो यहाँ से निकल के जाती है इंडिया के बीच में से, ठीक है ना, गुजरात से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरह से। तो रांची के कोई नॉर्थ वाली प्लेसेस है ना, वहां पर आपको जीरो शेडो डे देखने को नहीं मिलेगा। उसके जो इतनी सदर्न वाली जगह है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। तो अभी 25 अप्रैल को 12:17 पे क्या हुआ था, बैंगलोर हो गया, कुछ और प्लेसेस जो कि हमें देखने को मिली, वहां पर जीरो शेडो डे हमें देखने को मिला था। अब जीरो शेडो डे देखो, दो टाइम हो सकता है, एक हो सकता है उत्तरायण के टाइम पर, एक होता है दक्षिणायन के टाइम पे। देखो, एक हो सकता है, मैंने देखा ना, आप नोटिस करो, जैसे अर्थ है, ठीक है। अब एक तो होगा कि सन आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करे, तब उस टाइम पे आप जानते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। जैसे 21 दिसंबर को क्या होता है हमारा, सॉरी 22 दिसंबर, हाँ 22 दिसंबर को होता है विंटर सॉलिस्टिस होता है, मतलब हमारे नदन वालों के लिए। और 21 जून होता है हमारा समर सॉल्स्टिस। तो एक टाइम आएगा ना जब कहीं ना कहीं वो विंटर सॉल्स्टिस से मूव करता हुआ समर सॉल्स्टिस से मूव करेगा, इसको बोलते हैं उत्तरायण। और एक टाइम ये भी तो होगा जब ये वापस जाएगा, बेसिकली 21 जून से जब वो 22 दिसंबर की तरफ जा रहा है, नीचे को जा रहा है, तब भी तो आएगा, तो दक्षिणायन के टाइम पे भी आएगा। तो इस तरह से हमें चीज देखने को मिल जाती है, दो बार हमें जीरो शेडो डे इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे देखने को मिल जाता है। तो डिफरेंट डेट्स के लिए डिफरेंट अलग अलग टाइम होगा, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ पर है उसके लिए कोई अलग डेट होगी, कोई यहाँ पर है उसके लिए अलग डेट होगी, और कोई बंदा यहाँ पर है उसके लिए तो जीरो शेडो डे आएगा ही नहीं, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर चला गया। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज आपसे और भी पूछी जा सकती है कि आखिर सर जीरो शेडो डे आखिर होता क्यों है। देखो, होता है क्योंकि अर्थ की रोटेशन है और वो टिल्ट है, मतलब आप जानते हो जो रेवोल्यूशन हमारे सन के थ्रू है एक्सिस के ऊपर, वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, उसका एंगल बनता है, इस वजह से हमें ये देखने को मिल जाती है। गेटिंग द पॉइंट कि जीरो शेडो डे आखिर होता क्या है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज थिरुनेली टेम्पल। अभी देखो क्या हुआ है, एक इनटैच करके है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। इन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि हमें ना कुछ स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बात करी है इस स्ट्रक्चर की। ये क्या है सर, ये 600 साल पुराना बिलक कुमुडम है, ठीक है, एक ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर है जो कि हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, श्री महाविष्णु टेम्पल एट थिरुनेली इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट। सर वायनाड कहाँ है? वायनाड आप जानते हो, ठीक है, केरला में आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बॉर्डर पे है केरला के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेम्पल की यहाँ पे बात हो रही है। तो टेम्पल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थिरुनेली टेम्पल आखिर है क्या। थिरुनेली टेम्पल को दरअसल में ना काशी ऑफ द साउथ भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, ठीक है। और ये है लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड। काशी के बारे में तो आप सभी आई एम वेरी श्योर जानते होंगे। तो काशी ऑफ द साउथ थिरुनेली टेम्पल को बोला जाता है।
ठीक है, और इसको शैमाला क्षेत्रम के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदूज के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 रिवर्स का संगम एक तरह से देखने को मिलता है, जैसे पानसनी, ठीक है, जो कि बहुत ही होली रिवर है, कुदामुरुति, ठीक है, कुतापुजा। देखो मुझे पता है मेरे नाम प्रोनाउंसिएशन में थोड़े गलत हो सकते हैं, बट आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये इसका एक बहुत ही सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने खुद इस पर्टिकुलर टेम्पल को बनाया था। इसका बहुत ही आप जानते हो मुरल पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी, कार्विंग्स है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो मेजर 3 फेस्टिवल है, विशु भी जानते हैं आप लोग, नवरात्रि भी, और थिरुनेली फेस्टिवल के टाइम पर ये टेम्पल इन पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। तो लोकेशन पता होना चाहिए, कौन से गॉड हैं वो पता होना चाहिए, और क्या इसको नाम से बोला जाता है। ये 3-4 पॉइंट अगर कहीं ना कहीं पॉइंट्स पता होंगे ना, तो आप एग्जाम में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सुप्रीम इनिशिएटिव। पहली बात तो समझो कि आखिर ये सुप्रीम का मतलब क्या है। देखो सुप्रीम की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। तो ये सुप्रीम ना एक तरह का प्रोग्राम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो आप समझने की कोशिश करो, एक होती है हमारे पास AIF, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज। सर इसका मीनिंग क्या होता है? देखो हमारे अलग अलग सेंटर्स के अंदर, हमारे अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या चाहिए होती है? रिसर्च चाहिए होती है। जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च चाहिए होती है ना, तो उसको करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। पर इंडिया के 2 अलग अलग लैब्स हैं, वहां पे इंस्ट्रूमेंट नहीं देखने को मिलते, ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट होते बड़े महंगे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ इस तरह के जो हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, उनकी जनरली बात कर लेते हैं एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज की। तो इनको जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इनको यूज किया जाता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में भी इनफैक्ट इनको यूज कर लिया जाता है, ताकि इनके बेसिस के ऊपर हम कुछ अच्छा काम कर पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, सुप्रीम इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, ताकि एक तरह की हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए, ताकि ये जो अलग अलग AIF है ना, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज, इनकी जो मेंटेनेंस हो पाए, इनकी अपग्रेडेशन हो पाए, उसके लिए ध्यान रखिएगा क्या, ये सुप्रीम इनिशिएटिव है। ठीक है, अगर इतना पता लग गया, इतने में ही आपका आंसर निकल जाएगा। पहली बात कि कौन करता है और इसका मीनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो इनकी रेट्रोफिटिंग हो गया, इनकी मेंटेनेंस, एक्वायरिंग करना, नए लेना, ये सारी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री हम समझ चुके हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो वाली फैसिलिटीज कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सपोर्ट से बनी है, सिर्फ वहीं पर फंडिंग रिपोर्ट यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब किसी को दी जाएगी, नहीं। जो भी UGC रिकॉग्नाइज्ड सेंटर यूनिवर्सिटीज हो गया, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट फंड यूनिवर्सिटीज हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो कहीं ना कहीं वो अप्लाई कर सकती है स्कीम के अंतर्गत। पर ध्यान रखना कि एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज जो DST की सपोर्ट से कहीं ना कहीं क्रिएट करी गई हैं, वही इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत कवर करी गई हैं। इस स्कीम की ड्यूरेशन होगी 3 साल से अधिक नहीं होगी। ठीक है, और फंडिंग पैटर्न कैसे रहेगा? फंडिंग पैटर्न रहेगा 75:25 फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी सेम ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर मान लो कोई स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, वहां पर 100% फंडिंग वहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर कोई स्टेट फंडेड है तो 100% हो गया, गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट के लिए 75:25 हमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेफ सिटी प्रोजेक्ट। अब सर सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या है? देखो समझते हैं इसको। एक्चुअल में है क्या ना, सेफ सिटी का मतलब थोड़ा वुमेन से रिलेटेड है। कहने का मीनिंग क्या है? देखो पब्लिक स्पेसेस हमारी जो हैं, वो महिलाओं के लिए, ठीक है ना, वुमेन गर्ल्स के लिए एक तरह से सेफ बने, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट किया जा पाए, इसी को बोलते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट। अब कौन ये रन करता है? इसको रन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पर ध्यान रखना, हमने क्या करना है, महिलाओं के लिए पब्लिक स्पेसेस को सेव करना है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी यहाँ पर आती है अंडर द निर्भया फंड। ठीक है ना, निर्भया फंड आप सभी जानते होंगे, एक फंड बनाया गया था ताकि वुमेन के लिए, ठीक है ना, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि दिल्ली के अंदर हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक तरह के सेंसर्स का नेटवर्क हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। बेसिकली कहने का पॉइंट क्या है, इसके अंदर अलग अलग चीजें हो सकती हैं, CCTV कैमरा हो गए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर लिया, मशीन लर्निंग हो गया, फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हमारे पास हो गया, वीडियो एनालिटिक्स, इस तरह की अलग अलग चीजें इसके अंतर्गत करी जाती हैं। अब इसको रन किया जा रहा है 8 मेट्रो सिटीज के अंदर। सर कौन कौन सी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ एंड बेंगलुरु। हर पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है ना, उसकी फंडिंग होगी 60:40। 60 आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, 40 आएगी स्टेट से। पर दिल्ली के केस में एक यूटी है ना, तो यहाँ पर पूरा का पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाएगा। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है।
अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो काफी हद तक ये स्टैटिक टॉपिक है, बट थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी और साथ साथ श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इनकी जयंती के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको ट्रिब्यूट्स पे किए हैं। तो इसलिए डेफिनेटली थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो जब हम बात कर रहे हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की, तो आप सभी जानते होंगे कि ना हिंदुइज्म को रिवाइव करने के अंदर इनका बहुत ही एक मेजर रोल रहा है। ठीक है, तो इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था केरला के अंदर 8th सेंचुरी एडी के अंदर। साथ में ही आपको इनका जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसको बहुत ध्यान से देखना है, दैट इज अद्वैत वेदांता। देखो अभी ना मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अद्वैत वेदांता को, क्योंकि अपने आप में ये 5-7 मिनट का टॉपिक बन जाएगा, बट आप सभी ने इसको पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो इनकी आप फिलोसफी को ध्यान में रखिएगा। अद्वैत वेदांत की यहाँ पे इनकी फिलोसफी, जहाँ पर अल्टीमेट यूनिटी एंड वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस की यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया हिंदुइज्म को रिवाइव करने के अंदर इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साथ में ही इन्होंने बहुत सारे वेदास के ऊपर अपनी कमेंट्रीज दी, उपनिषद हो गया, इन सभी के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स अगर आप इनके नोटिस करना चाहो, दैट इज ब्रह्म सूत्र, जिसको भाष्य भी बोलते हैं, भज गोविंद स्तोत्र, ठीक है, निर्वाण शतकम और प्राकरण ग्रंथ, ये सभी इनके हमें आप देखने को मिल जाते हैं। अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर ही बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इनफैक्ट वहां पे गए थे, तो केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर इनका 12 फुट का स्टैचू हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया। हिंदुइज्म के रिवाइवल में तो डेफिनेटली इनका रोल हमेशा ध्यान में रखा ही जाता है। अगला जैसे मैं बता रहा था श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर भी इनके रिगार्डिंग भी आप सभी ने देखा होगा कि एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हमें पिछले कुछ टाइम के अंदर देखने को मिला था। ये भी ठीक है ना, हैदराबाद में है, थोड़ा हैदराबाद से बाहर वाले एरिया में है, देखने को मिलता है रामानुजाचार्य जी का स्टैचू। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी दरअसल में ना इनका जो, अगर हम बर्थ की बात करें तो तमिलनाडु में 1017 में हमें देखने को मिला है। ठीक है, सोशल जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, इनके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। भक्ति मूवमेंट के प्रोपगेट के लिए इन्होंने काफी काम किया। और इनका जो स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, तो ये नाम भी आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पर इन्होंने बात करी किसकी, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म ऑफ क्वालिफाइड होल की। ये दोनों आपको ना आज का होमवर्क यही लेके चलो। ठीक है, इनकी फिलोसफीज के बारे में पढ़ना है कि इसका मीनिंग क्या था, और जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की फिलोसफी उनका मीनिंग क्या है, थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ना अपने एंड पे। ठीक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। साथ में इन्होंने 9 स्क्रिप्चर्स भी लिखे, जिसका नाम नवरत्न के नाम से इसको जानते हैं। साथ में ही आप नोटिस कर सकते हो जैसे वेदांत सूत्र हो गया, भगवद गीता हो गया, इस तरह के ऊपर भी इन्होंने अपनी जो कमेंट्रीज हैं उनको यहाँ पे पेश किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। बाकी वसुदेव का कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली का आइडिया इन्होंने भी दिया, इन्होंने भी उसके ऊपर काफी उसके ऊपर जोर दिया। बाकी स्टैचू की तो हमने यहाँ पे बात कर ही ली है। राइट, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हमें आज डिस्कस करने थे। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था 2020 का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखो अब तो ब्लॉकचेन को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, बार बार हमने डिस्कशन भी कर लिया है, तो ये क्वेश्चन मुश्किल लगेगा नहीं। आप जानते हो डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड जो पब्लिक लेजर है उसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, पब्लिक लेजर है जहां पर किसी सिंगल यूजर का कंट्रोल नहीं होता और हर कोई इसको इंस्पेक्ट कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या रहा है, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। देखो आप समझने की कोशिश करो, यहाँ लिख दिया इसने ओनली। जो ब्लॉकचेन है ना उसको तो हम बहुत सारी अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ना मैं एक्सपेक्ट करूंगा किस दिन मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लॉकचेन के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। एक्चुअली में ना बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक टाइप है। इनफैक्ट इवन जो हमारा वोटिंग मैकेनिज्म है वहां पर भी इसको यूज किया जा रहा है, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वहां पर भी इसको यूज किया जा रहा है, अलग अलग जगह पे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये कहना कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग है, ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। और आप सेकंड गलत करो, ठीक है ना, तो बी और सी तो कट गए, तो या तो ए है या डी है आंसर। तो डी उसको भी चेक कर लेते थर्ड स्टेटमेंट को, एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन ऑफ आर कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनी बॉडीज परमिशन। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड तरह से काम करता है डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म में, तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई इसके बेसिक फीचर्स को आप डेवलप कर सकते हो बिना किसी की परमिशन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। गेटिंग द पॉइंट। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए उनके बेसिस पे मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनको ट्राई करना एक बार आंसर करने की, फिर कल हम इनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। कल मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन दिए थे उनको एक बार मैं क्विकली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहला कहता है ऑपरेशन कावेरी, ये यूक्रेन में जो इंडियन सिटीजन स्टैंडर्ड थे उनको लाने का एक मिशन था। द आंसर इज फॉल्स। देखो पहली बात समझो कि यहाँ पर जो सूडान से हमारे जो भारतीय आ रहे ना उनको वापस लाने के लिए मिशन था ऑपरेशन कावेरी। जब हम बात करते हैं यूक्रेन की तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहीं ना कहीं और चाइना बॉर्डर के क्रॉस उसके लिए वर्क किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, हमने मल्टीपल टाइम इसको देखा भी। कल हमने ये भी देखा था गति शक्ति के साथ कैसे इसको इंटीग्रेट किया गया था। तीसरा मलेरिया, क्या
इन्फेक्टेड एडिस स्पीशीज के थ्रू ये होता है? द आंसर इज फॉल्स। देखो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है ना, उसके बाइट से कहीं ना कहीं ये ट्रांसमिट होता है, तो इस तरह से पैरासाइट ये होते हैं। ठीक है। चौथा स्टेटमेंट सीएसआर की बात करते हैं, तो जो भी कंपनीज एलिजिबल होती है उनको 2% खर्च करने होते हैं ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। तो ये बात वाली बात बिल्कुल यहाँ पे ट्रू है, सारी के सारी, ये 2% हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, 3 ईयर्स हो गया, सारी बातें यहाँ पे ठीक है। पांचवा स्टेटमेंट, MICA मार्केट्स एंड क्रिप्टो एसेट्स, क्या इसको आसियान कंट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है? द आंसर इज फॉल्स। सर कौन सी कंट्रीज थी फिर? ये थी आपकी यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसको रिलीज किया था। ठीक है ना, एक तरह से ये जो रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उसने यहाँ पे बताई थी, एक तरह से सेट ऑफ रूल्स लेकर आए थे कि कैसे जो हमारी क्रिप्टो करेंसी काफी हद तक अनरेगुलेटेड मार्केट है ना, उसको गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंतर्गत हम लेके आए। तो इस वजह से पांचवा स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। अब पांचों क्वेश्चन का आंसर, साथ में ही जो मैंने आपसे प्लेस इन न्यूज के अंदर चितवन नेशनल पार्क के बारे में पूछा था, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। कुछ और भी अगर आपको कोई टॉपिक लगे कि नहीं सर ये वाला टॉपिक नहीं है, या फिर ये प्लेस इन न्यूज भी आप रिवाइज करवा दीजिए, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसको अकॉर्डिंगली देख लूंगा। राइट। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।